डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्राक्कल्पना के स्रोत एवं महत्व। अपन कल के वीडियो में स्रोत में सामान्य संस्कृति का पहला बिंदु को देख चुके थे, तो आज दूसरे बिंदु से अध्ययन करेंगे। दूसरा बिंदु जो है वो है लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यता एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इसे सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्राक्कल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। इसी एक का जो तीसरा पार्ट है वो है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन नई नई प्राक्कल्पनाओं को भी जन्म देता है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्राक्कल्पनाएं इस प्रकार हो सकती है। जैसे पहली है, भारत में जो औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे और जाति प्रथा का विघटन हो जाएगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में भी वृद्धि होगी आदि। प्राक्कल्पना का जो दूसरा स्रोत है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरीज। कई प्राक्कल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं, यानी सिद्धांत बनाते हैं, और वे सामान्यीकरण ही प्राक्कल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राक्कल्पनाओं का निर्माण किया है। तीसरा जो स्रोत है वो है सादृश्यता। कई बार समरूपताएं भी प्राक्कल्पनाओं को जन्म देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ही ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की ही भांति मानते हैं। इसी प्रकार जूलियन हक्सले का मानना है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राक्कल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई है। लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। नेक्स्ट जो स्रोत है वो है व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कई प्राक्कल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती है
उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं, इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही ग्रहण किया था। यानी उन्होंने कभी कोई सैनिकों का अध्ययन किया था, तो उस समय फिर उनको एक अनुभव हुआ कार्य करने से कि भाई अपराधी जन्मजात होते हैं। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती है, उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म दे देता है। नेक्स्ट जो स्रोत है वो है अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है, यही उसकी क्या कहलाएगी? अंतःप्रज्ञा है। लोग बोलते हैं ना कई बार कि मेरा मन तो ऐसा कहता है, किसी भी बात के बारे में, किसी भी कोई घटना के बारे में, तो यही उसकी क्या होगी? अंतःप्रज्ञा यानी अंतरात्मा। अंतरात्मा तो आपने खूब सुना होगा नाम, तो उसी को अंतःप्रज्ञा कहा जाता है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर ही दिए जाते हैं। इसका जो एक और स्रोत वो है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग की मान्यता रही है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हुए प्राकल्पना के स्रोत। अब जो नेक्स्ट बिंदु अपना वो है प्राकल्पना का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे से करते हैं, जो कुछ समुद्र में, कुछ तो किससे कर तुलना करते हैं? ध्रुव तारे से, और कुछ तुलना करते हैं कुतुब नुमा से, और कुछ लोग हैं जो इसकी तुलना किससे करते हैं? वो जो होता है ना समुद्र में जहाज़ों का रास्ता दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, उससे करते हैं। और प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? समुद्र में रास्ता दिखाता है। इसी प्रकार प्राकल्पना जो है वो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाता है। मैक्स वेबर का मानना है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे एवं हार्ट का मानना है कि एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। उन्होंने आगे फिर लिखा है, अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। मैंने दो बातें कही उन्होंने। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में
निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है और विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। यानी जहाज तो है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है। उसी जहाज के समान इसकी स्थिति होती है अनुसंधान की। किसके अभाव में? प्राकल्पना के अभाव में। तो आइए सबसे पहला महत्व देखते हैं इसका, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं, खोजबीन करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं। प्राकल्पनाएँ हमें यह बताती है कि हमें किन तथ्यों का संग्रहण करना है और किन का नहीं करना, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक है तथा कौन से निरर्थक है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का निर्धारण करते हैं। दूसरा जो महत्व है वो है उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पनाओं अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। वान डलेन नामक जो विद्वान थे वो प्राकल्पना को ऐसे शक्तिशाली आकाश द्वीप के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? शक्तिशाली आकाश द्वीप के रूप में, जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। पीवी यंग भी बताती है कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा जो महत्व वो है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। अगला जो वो है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। अगला जो महत्व है वो है तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है।
प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राकल्पना महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। जो अगला महत्व वो है निष्कर्ष निकालने में सहायक। हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह पता लगाया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य है अथवा असत्य है। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। इसका एक और जो आखिरी महत्व वो है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। पीटर एच मन का मानना है कि प्राकल्पना तथ्यों एवं सिद्धांतों के बीच की कड़ी होती है। तथ्य यानी कि जो कच्चे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, और सिद्धांत जो लास्ट में बनाया जाता है, उनके बीच की कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने वाली। इसी प्राकल्पना के माध्यम से ही तथ्यों से सिद्धांत बनते हैं। एम.एच. गोपाल के शब्दों में यदि बात करें तो उन्होंने कहा कि एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर, क्या कहा उन्होंने, एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। धन्यवाद।